Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So आज से हम शुरू करेंगे मनोविज्ञान, इसका अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, ठीक है। और इसके आगे फिर जो भी फर्दर टॉपिक्स और इससे रिलेटेड थियरीज होंगी वो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में ही पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, इसकी प्रकृति कैसी है और ये इसके क्या कौन कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले, प्राचीन समय की तुलना में आजकल विद्यालयों और महाविद्यालयों में विज्ञान का प्रचलन बढ़ गया है। यानी कि पहले के टाइम की कंपैरिजन में आजकल जो है साइकोलॉजी को लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करने लगे हैं। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, कुछ एरा पहले, कि जो साइकोलॉजी थी उसको फिलॉसफी का ही एक पार्ट माना जाता था। पहले के समय में साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का एक अंग माना जाता था, ठीक है। आत्मा, मन और व्यवहार से जुड़ा यह विषय रहस्यमय और अवैज्ञानिक था। ये मनोविज्ञान सब्जेक्ट था, इसको लोग फिलॉसफी से रिलेट करके ही देखते थे। जब तक कि इसके वैज्ञानिक जो तथ्य थे वो सामने नहीं आए थे, उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं हुई थी, तब तक इसको अवैज्ञानिक माना गया था और एक रहस्यमय था। इसके बारे में किसी को अधिक जानकारी नहीं थी, तो ये एक रहस्य की तरह ही बना हुआ था। आगे आता है, लेकिन विज्ञान के विकास के साथ साथ मनोविज्ञान का स्वतंत्र रूप से अध्ययन होने लगा, वह खोज भी की जाने लगी। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करना शुरू की, डेवलपमेंट शुरू की, तो क्या हुआ कि इस विज्ञान के विकास के साथ साथ मनोविज्ञान को भी एक अलग से रूप मिल गया। और क्या हुआ, इसका अध्ययन भी होने लगा, लोग इसको पढ़ने भी लगे, इसके बारे में जानने भी लगे और खोज भी की जाने लगी इसके बारे में, ठीक है। दर्शन शास्त्र को ही निश्चित रूप से मनोविज्ञान का जन्मदाता माना गया है। अब ये हम कह सकते हैं क्योंकि जो दर्शन शास्त्र है, जो फिलॉसफी है, उसी से निकल के हमारे पास मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ और परिभाषाएं। मनोविज्ञान आंग्ल भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतर है, जिसमें साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, साइकी और लॉगस। साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, साइकी एंड लॉगस, जिसमें साइकी का मीनिंग होता है आत्मा और लॉगस का मीनिंग होता है ज्ञान, यानी कि आत्मा का ज्ञान। तो क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ कुछ इन डेफिनेशंस में चेंज आने लगा। तो जो मेन रूप से साइकोलॉजी की डेफिनेशंस में चेंज आ रहा था, उसमें क्या हुआ कि कुछ परिवर्तन आ रहे थे। उनमें 4 स्टेजेस, 4 अवस्थाएं बताई गई। तो जो इस प्रकार से है, पहली अवस्था है, सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय बताया गया। सबसे पहले क्या बोला गया कि जो साइकोलॉजी है उसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ सोल, हमारी आत्मा की स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे आता है द्वितीय अवस्था। तो द्वितीय अवस्था होती है सेकंड स्टेज, इसमें माना गया मन का विज्ञान, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाली जो हमारी अवस्था थी, पहली अवस्था थी, उसमें मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान माना गया। लेकिन फिर कुछ लोगों के द्वारा जब इस डेफिनेशन को नकार दिया गया, इस चीज़ को नकार दिया गया, तो लोग फिर से इसके बारे में रिसर्च करने शुरू कर देते हैं और लास्ट में ये मन का विज्ञान, ये चीज़ इसको मानते हैं। तो दूसरी अवस्था में साइकोलॉजी को मन का ज्ञान माना गया था। फिर आता है तृतीय अवस्था, इसमें चेतना का विज्ञान। और जो तृतीय अवस्था है, चेतना का विज्ञान, ये काफ़ी समय तक मानी गई थी, क्योंकि ये जो था, सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने 1890 में प्रकाशित पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया, ठीक है। कि 1890 में विलियम जेम्स ने किताब प्रकाशित की, अपनी एक बुक पब्लिश की जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में थी। तो उसमें उन्होंने क्या डिफाइन किया कि जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, वो क्या है, व्यवहार का ही, इसका चेतना का ही विज्ञान है, ठीक है। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि ये जो डेफिनेशन दी गई थी, इसको दूसरे कई जो मनोवैज्ञानिक होते थे उन्होंने समर्थन तो दिया,
इसमें प्रमुख रूप से हमारे पास कौन आते हैं? विलियम वुंट। ठीक है, विलियम वुंट जो जर्मनी से थे, उन्होंने जर्मनी के एक शहर लिप्सिंग में 1879 में विश्व की सबसे पहली प्रयोगशाला बनाई। ठीक है, 1879 में लिप्सिंग में इन्होंने सबसे पहली साइकोलॉजी के लिए एक प्रयोगशाला बनाई, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, और वहाँ पे उनका एक शिष्य भी होता था उनके साथ। तो उन दोनों ने मिलके ये बनाई थी। और इन्होंने क्या कहा कि इन दोनों, जो विलियम वुंट थे और इनका जो वो था शिष्य था ना, तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों ने इस बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया कि इस मनोविज्ञान का जो काम है वो चेतना की अवस्था में वर्णन और व्याख्या करना है। ठीक है, कि जो हमारे चेतना होती है, हम होश में होते हैं, जब हमारे फंक्शन काम कर रहे होते हैं तो वो स्टेट आती है हमारी चेतना। तो उस चेतना के अवस्था में वर्णन और व्याख्या करना है। और अपने इस कार्य को करने में मनोविज्ञान अधिकतर जिस भी विधि का प्रयोग करता है उसे अंतर्विधि कहते हैं, या उसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ लुकिंग विद इन। ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ये वाली जो इनकी डेफिनेशन थी, इसको भी कुछ रीजंस की वजह से नकार दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारे इनके बीच भी लैग्स होने लगे, और उन लैग की वजह से मनोविज्ञान की तीसरी परिभाषा को भी नकार दिया गया। ठीक है, क्योंकि इनके कोई वैलिड तथ्य नहीं थे, कुछ विश्वसनीय तथ्य नहीं थे हमारे पास, कोई एक ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं थी कि हाँ ये अगर होता है तो किस वजह से होता है। फिर आया नेक्स्ट हमारे पास 19वीं शताब्दी में फोर्थ स्टेज आई, और वो थी व्यवहार का विज्ञान। लास्ट में इसको बताया गया व्यवहार का विज्ञान, और सबसे पहले ये बोला था विलियम मैकडूगल ने 1905 में। ठीक है, 1905 में विलियम मैकडूगल ने ये बोला था कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरह समझने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन थी जो आई थी 1949 में इन्होंने दी थी, और एक दी थी एन.एल. मून ने 1967 में। आजकल मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक छानबीन से है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान व्यक्ति के क्रियाकलापों को उसके परिवेश के संदर्भ में किया जाने वाला एक अध्ययन है। ये वुड्सवर्थ और मार्केस ने 1948 में बोला था। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे पास डेफिनेशंस थी दी हुई मनोविज्ञान की, तो ये थी व्यवहार से रिलेटेड। जो चौथी स्टेज में बोला गया था कि चौथी स्टेज में व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है, उससे रिलेटेड ये हमारे पास डेफिनेशंस दी थी। फिर नीचे आता है कि 1945 में वुडवर्थ ने क्या कहा कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का, और फिर चेतना का। यानी कि जो सबसे पहली स्टेज थी हमारे पास वो थी आत्मा की स्टेज, दूसरी थी मन, तीसरा था चेतना। ठीक है, फिर नेक्स्ट की जो चौथी स्टेज आई उसमें उन्होंने क्या बोला, चौथी स्टेज में उन्होंने बोला कि अब भी व्यवहार से यथाविधि बना हुआ है। यानी कि जो तीन चीजें हैं उसको तो ये त्याग चुका है, लेकिन बना किसके साथ है? अभी व्यवहार के साथ। ठीक है, फिर आगे आता है हमारे पास कि मनोविज्ञान की प्रकृति, कि इसका नेचर कैसा है। तो नेचर कैसा होगा, जैसे इसका नाम बता रहा है, एज इस नेम सजेस्टेड, कि क्या होगा इसमें, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित। एक ऑर्डर में हर चीज़ यहाँ पे अरेंज की जाती है, सुव्यवस्थित होती है। सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। ठीक है, खोजी प्रवृत्ति यानी छानबीन करके हर कार्य को किया जाता है। और सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक पक्ष यानी प्योर एंड अप्लाइड एस्पेक्ट्स, ये दो टॉपिक्स हैं, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक पक्ष, इन दोनों को ही अपने में ये जगह देता है। सिद्धांतों को जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, इसका काम भी क्या, मनोविज्ञान भी वैसे ही काम करता है जैसे कि हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये चीज़ें हो गई। तो जो हमारे पास ये चीज़ें दी हुई हैं, इनमें से हम क्या डिसाइड कर पा रहे हैं, इसमें से हम क्या एक कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि जो मनोविज्ञान है एक प्रकार का विज्ञान ही है, और इसकी प्रकृति को हम
विज्ञानमयी कह सकते हैं। ठीक है, आगे आता है कि इसके क्षेत्र कौन से हैं। ठीक है, क्षेत्र कौन से हैं इसके, कि इसका प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे या फिर कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्र में आता है हमारे पास सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, फिर आता है नैदानिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, विकासात्मक, शिक्षा, बाल, पशु, परा, अपराध, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। तो सबसे पहला इनको आप ऐसे सुन लीजिए कि जो मनोविज्ञान है, पहले वाला सामान्य मनोविज्ञान, इसमें क्या होता है कि ये वाली जो शाखा है इसमें इसको सामान्य रूप क्यों कहा जाता है, एक तरह से मनोविज्ञान की सभी शाखाओं और क्षेत्रों से इस प्रकार के मनोविज्ञान का सामान्य संबंध होता है। ठीक है, क्योंकि सभी प्रकार के जो सिद्धांत और नियम होते हैं उनका वर्णन और व्याख्या की जाती है। अब कोई भी आप चाहे कोई नियम बनाओ, रूल बनाओ, तो उनका क्या होता है, उनको एक्सप्लेन आपको करना ही पड़ता है और वो एक नॉर्मल बिहेवियर में ही आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य में क्या आता है कि जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता है, असामान्य व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसके गुण कैसे होते हैं, उसके कैसे गुण होने चाहिए, उनका इस प्रकार का व्यवहार किस वजह से है, ये सब बातें इसमें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नैदानिक। नैदानिक होता है क्लिनिकल। तो इसमें आता है हमारे पास, इसका मीनिंग होता है कि जो असामान्य मनोविज्ञान है ये उसके बाद का स्टेप हमारे पास आता है कि पहले तो अगर किसी के बारे में पता चल गया कि वो असामान्य है, फिर उसका क्या करेंगे, डायग्नोस करते हैं हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ठीक है, सामान्य रूप से असामान्य रूप के पीछे की क्या परिस्थितियां हो सकती हैं कि किन वजह से जो इंसान है वो एक सामान्य अवस्था से किसमें गया है, असामान्य अवस्था में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपके पास सामाजिक मनोविज्ञान। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार का स्टडी होता है कि वो जिस प्रकार के परिवेश में रह रहा होता है, जिस दायरे में वो होता है, सामाजिक दायरे में, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे आता है औद्योगिक। इसमें जो मानव का व्यवहार औद्योगिक परिस्थितियों में किया जाने वाला होता है उसको बोलते हैं आपसी संबंधों को ध्यान में रखकर जो औद्योगिक क्षमता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, फिर आगे आता है विकासात्मक। विकासात्मक का क्या है कि जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। जैसे कि जो साइकोलॉजी की एक ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि गर्भाधान से लेके वृद्धावस्था तक, यानी कॉन्सेप्शन से लेके टिल डेथ, वृद्धावस्था क्या, अगर हम टिल डेथ की बात करें तो ये इसमें सारा इंक्लूड होता है कि पहले बच्चा गर्भ में माता धारण करती है, फिर उसके बाद उसका बर्थ होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो किशोरावस्था में जाता है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में जाता है, फिर वृद्धावस्था में। तो ये सारी चीज़ें इसमें विकासात्मक में आती हैं। नेक्स्ट आता है शिक्षा मनोविज्ञान। ये बच्चे की स्टडी होती है इसमें। बाल मनोविज्ञान, सेम इसमें वही होगा कि बाल्यावस्था में होने वाले जो भी क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं बच्चे में और उसके जो इंडिविजुअल विशेषताएं हैं उसकी, उनके बारे में इसकी स्टडी की जाती है। पशु मनोविज्ञान आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था, पेवलव ने कुत्ते पे किया था, या फिर स्किनर ने चूहे पे किया था, कबूतरों पे किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, परीक्षण तो हम कर सकते हैं, लेकिन पशुओं पर भी परीक्षण करने के लिए पहले हमें मनोविज्ञान के कुछ रूल्स और कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। परा मनोविज्ञान एक आजकल इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये होता है आपके पास कि बहुत दूर रहने वाले किसी सदस्य पर अगर आपको लगता है कि किसी को कुछ होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, या कोई आपदा आने वाली है, कुछ अच्छा फील हो जाए, मतलब एक प्रकार से आप इसको कह सकते हो पूर्वानुमान होना किसी चीज़ का। ठीक है, और राजस्थान, एक बात है कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, वहाँ का जो परा मनोविज्ञान विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ कार्य कर रहा है। कुछ लोगों को ये आभास हो जाता है, पूर्वाभास बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ें हम इस वाले टाइप में पढ़ते हैं।
आ गया अपराध। तो अपराध में क्या कि व्यक्ति किस प्रकार की मनोदशा में होकर अपराध करता है और क्या रीज़न हो सकते हैं, या फिर उसको अपराधी बनने के मूल कारण क्या हो सकते हैं कि वो किस वजह से अपराधी बना होगा। ठीक है। फिर आगे प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल, कि जो प्रयोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की सिचुएशंस में व्यक्ति की मनोदशा होती है। मीन्स ये जितने भी मनोविज्ञान है हमारे पास, सामान्य, सामान्य, नैदानिक, पशु, परा, अपराध, जितने भी टाइप्स हमारे पास आ रहे हैं, इन सब में हमने व्यक्ति का व्यवहार ही स्टडी करना होता है। ठीक है। आगे आपके पास आ रहा है मनोविज्ञान की उपयोगिता, कि हम किन किन जगहों पे, किन किन क्षेत्रों पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, आत्म विकास में, विश्व शांति, सैन्य विज्ञान, निर्देशन व परामर्श में विज्ञान मनोविज्ञान, राजनीति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यापार, कानून, अपराध। देखिए इन सब में भी मनोविज्ञान का यूज़ कैसे होगा, हम कैसे कर सकते हैं। अभी शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, अगर आपको मनोविज्ञान की जानकारी होगी, ठीक है, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान है, आपने ये स्टडी किया होगा, आपने बाल मनोविज्ञान स्टडी किया होगा, तो आपके लिए क्या यूज़फुल होगा कि आप क्लास में जैसे जाएंगे तो आप एक बच्चे के बिहेवियर के बारे में हर एक चीज़ जानोगे। ठीक है। तो आपको पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर कोई बच्चा इस तरह से रिएक्ट कर रहा है या इस प्रकार से कुछ कह रहा है तो वो किस रीज़न से कह रहा होगा। तो आपको एक अपना ऑलरेडी कुछ प्रिपेयर करके ही जाओगे उस क्लास में, कि आपको पता होगा कि हमारे पास ये सिचुएशन आ सकती हैं, तो हम इनको किस प्रकार से टैकल करेंगे। और आत्मविकास यानी खुद पर कार्य करना। ठीक है। अब आप अगर जैसे मनोविज्ञान है तो उसका ये मतलब थोड़ी होता कि अगर आप दूसरे इंसान को ही पढ़ोगे, उसमें तो आप अपने बारे में भी तो जान सकते हो, अपने बिहेवियर के बारे में भी जान सकते हो। नेक्स्ट विश्व शांति। विश्व शांति में किस प्रकार उपयोगी होगा, अगर हम लोगों का किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी एक मीटिंग कर रहे हैं और उनका बात करने का तरीका सही नहीं है, उनका व्यवहार सही नहीं है ना, या फिर जो सामने वाला है उसका व्यवहार सही नहीं है, तो हम उनके साथ संधि क्यों करेंगे या वो हमारे साथ क्यों बात करेंगे, है ना। तो अगर ये चीज़ें, इन सारी चीज़ों में हमने, और ये ऊपर भी, इन सब में जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उन सब में हमने एक चीज़ नोटिस की कि जो मनोविज्ञान है हमारे पास, उसका मेन मोटिव क्या है, मेन मकसद क्या है, जो आजकल प्रेजेंटली इसकी डेफिनेशंस हमारे पास है, उसका अर्थ है कि जो भी हमारे पास जितने भी मनोविज्ञान है उन सब में हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति के व्यवहार की स्टडी करते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति के व्यवहार की स्टडी करते हैं। जैसे कि अब हमें ये भी पता है कि जो मनोविज्ञान है उसकी विज्ञानमयी प्रकृति है। ठीक है। जैसे इसकी ये मान्यता भी हो सकती है कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ऐसा नहीं होता कि बिना रीज़न के कोई काम होता है, हर एक काम के पीछे कोई रीज़न होता ही है करने का। और व्यवहार अध्ययन के लिए इस विषय में प्रयुक्त की जाने वाली वैज्ञानिक विधि तथा अन्वेषण करने का ढंग इस विषय को वैज्ञानिक बनाता है। ठीक है। मतलब जिस प्रकार से हमारे पास ये कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं, हम उसको पहले उससे रिलेटेड डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उस डेटा को हम एक क्रमबद्ध तरीके से नियोजित कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर हम खोज कर रहे हैं, फिर उसके सत्य का पता लगा रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, फिर उसको कहीं उसके ऊपर कोई सिद्धांत अप्लाई करके, उसको एक्सपेरिमेंट करके, मतलब उसको हम एक प्रकार से, जैसे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसी प्रकार से हम साइकोलॉजी के भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है उसकी प्रकृति विज्ञानमयी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।